इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के इस क्रम में क्लास नंबर 82 पर मैं बस्ती से डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव एक बार फिर आपके बीच। आज के पूर्व नोटिस के अनुसार मैं सियाटिका पर आपसे चर्चा करने के लिए एक बार उपस्थित हूँ। आपके कई साथियों की डिमांड इस रोग पर बनी हुई थी और बहुत लोगों ने इस पर चर्चा करने का अनुरोध किया था। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आप सब अपने जिन सब रोगों की चर्चा आप चाहते हैं, सब डिजीज पर, आप उनको लिखते रहिए। मैं क्रमवार मेरिट के अनुसार आप तक उसको पहुंचाता रहूँगा। इससे पहले कि हम सियाटिका पर आपसे चर्चा करें, हम कुछ आपसी चर्चा भी कर लें। अभी 2-3 दिन पहले फेसबुक पर एक पोस्ट आई थी जिसमें लिखा गया था कि लोग मैटी जी को वैज्ञानिक नहीं दार्शनिक मानते हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि पुस्तक का फर्स्ट एडिशन उनके घर में रामायण की तरह रखी हुई है और लोग मैटी साहित्य के लिखे गए मूल सिद्धांतों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर रहे हैं। बड़ी अजीब बात लगती है जब सीनियर लोग अपने घरों में बड़ी अजीब बात लगती है जब लोग अपने घरों में बैठ करके इस तरह की चर्चा करते हैं और एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। मैटी साहित्य में जो भी लिखा गया है, मैटी ने जो कुछ कहा, ये बार बार मेरे द्वारा भी कहा गया है और हमारे कई वरिष्ठ साथियों द्वारा भी इस बात को स्वीकारा गया है कि मैटी जी ने अपने जीवन काल में कोई पुस्तक लिखी नहीं थी। उनके द्वारा जो अनुभव थे, उन्होंने अपने अनुभवों को एक डायरी में नोट किया था, लेकिन वो किताब पब्लिश नहीं हुई थी। और उसके बाद उनके अनुयायियों ने, फादर मूलर और अन्य लोगों ने उनके उस डायरी के पन्नों को अपने शब्दों में व्यक्त किया और उसको मैटी का मूल साहित्य बताया। मैटी के फर्स्ट एडिशन की जिस तरह से लोग बात करते हैं, उसके फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन तक निकले हैं और मैटी की कही गई बातों में कहीं भर पर भी विभिन्न पौधों के पार्ट नहीं लिखे गए हैं। मैटी ने अपने आर्टिकल में कहीं नहीं लिखा है कि इसके इतने पार्ट मिला करके आप इसकी दवा बना लें। मैटी साहित्य में या मैटी के मूल विचारों में इस बात का जिक्र है कि किसी भी औषधि में जितने पौधे मिलाए गए हैं उनके अनुपात समान होने चाहिए। उनकी जो एक फार्मूला है, जो नाप तोल का फार्मूला है, वो समान होना चाहिए। हम किसी एक पौधे को 5 मिलीग्राम और किसी एक पौधे 20 मिलीग्राम या किसी एक पौधे को 10 मिलीग्राम किस आधार पर बना सकते हैं? अब लोग जो ये कहते हैं कि मैटी जी वैज्ञानिक थे, वो दार्शनिक नहीं थे, मैं उनको इस बात का स्पष्टीकरण दे दूं कि दार्शनिक ही बाद में वैज्ञानिक का रूप होता है। दार्शनिक चिंतन करता है, मनन करता है, उसके बाद वो प्रयोग करता है और प्रयोग के बाद परिणाम उसको मिल जाता है। जब वो साबित कर देता है तो वैज्ञानिक की श्रेणी में आ जाता है। वही स्थिति हर व्यक्ति की है जो पहले चिंतक होता है, विचारक होता है, शोधक होता है, उसे हम दार्शनिक या फिलॉसफर कहते हैं। और फिलॉसफर जो सोचता है अपनी कल्पनाओं में, उसको परिणित करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए लोगों के सम्मुख रखता है, उसका प्रयोग करने की बात करता है और जब वो बात साबित हो जाती है तो फिर वो विज्ञान के आधारों पर, विज्ञान के सिद्धांतों पर उसकी परख होती है और वही कुछ आज तक होता रहा है। मैटी जी ने वास्तव में एक दर्शन शास्त्री के रूप में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस ज्ञान को बांटा था। उन्होंने दर्शन शास्त्र के आधार पर इसका विश्लेषण किया था। मैं इस बात को बार बार गर्व से कहता हूं कि मैटी जी एक बहुत अच्छे विश्लेषक, बहुत अच्छे दार्शनिक थे। वैज्ञानिक का वो जमाना नहीं था, उस समय इतने प्रयोग करने के साधन नहीं थे। मैटी जी ने अपनी सारी दवाइयां सूर्य के प्रकाश में
सामान्य तापमान पर अपने घर के छत के ऊपर या मैदान में धूप में रख करके उनको मिश्रित करके बनाया था। आजकल के वैज्ञानिक युग में हम उस टेम्परेचर को अपने लेबोरेटरी में विभिन्न उपकरणों के द्वारा देते हैं, लेकिन इसीलिए उन दवाओं का वो रिस्पांस नहीं आता, वो क्वालिटी नहीं आ पाती जो धूप में रख के बनाई जाती है। इसी कारण मैं बार बार इस बात की चर्चा करता हूं कि जो लोग भी मैन्युफैक्चर से जुड़े हुए हैं वो कृपया अधिक से अधिक धूप या सनलाइट का प्रयोग करें अपनी औषधियों को बनाने के लिए। कृत्रिम टेम्परेचर या जिसको आप कह लें आर्टिफिशियल टेम्परेचर दे करके जो मेडिसिन बनाई जा रही हैं उसकी क्वालिटी निश्चित रूप से इसलिए डाउन हो रही है कि सूर्य के प्रकाश में जो फोटान आते हैं, जिसके इलेक्ट्रॉन आते हैं, सूर्य के प्रकाश से जो एनर्जी आती है वो हमारे आर्टिफिशियल टेम्परेचर में नहीं होती है। इस बात को आप कृपया ध्यान से सुने। जो भी दवा बनाने वाले निर्माता हैं, अगर ये मेरा वीडियो उन तक पहुंचेगा तो इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि सूर्य के प्रकाश में फोटान से आने वाली जो एनर्जी होती है, जिसमें साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी जो पत्तियों पर होते हैं, वो इस फोटान को ग्रहण करते हैं और फोटोसिंथेसिस के बाद वो अपना भोजन बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। फिर वो पत्तियों के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस में जो एंजाइम भाग लेते हैं, उन एंजाइम्स की जो प्रक्रिया होती है जो सूर्य के प्रकाश के फोटान में होती है, वो आर्टिफिशियल टेम्परेचर या लेबोरेटरी के अंदर हम वो चीज़ दे ही नहीं सकते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जो तमाम लेबोरेटरीज बन गई हैं उनकी दवाओं की क्वालिटी इसीलिए मेंटेन नहीं हो पा रही है। और अगर आप अपने छत पर विभिन्न प्रकार के जार में उन पौधों को सड़ाते हैं, गलाते हैं और सूर्य के प्रकाश में उसकी क्रिया होती है, तो फिर उनसे बनने वाली जो औषधियाँ, उनसे बनने वाले जो अर्क हैं या जिसको आप कह सकते हैं कि आपका एक्सट्रैक्ट है, वो एक्सट्रैक्ट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और उससे हम जो D1 प्राप्त करते हैं वो उस D1 की अपेक्षा जो लेबोरेटरी में बनाया जाता है, शीशे के जार में बंद करके और फनल में और टेस्ट ट्यूब में दिखाते हैं कि हमने इतने अच्छे उपकरण लगा रखे हैं। मैटी का सिद्धांत, मैटी का फार्मूला सूर्य के प्रकाश में पौधों को सड़ाने और गलाने का था, न कि लेबोरेटरी के अंदर उसको आर्टिफिशियल टेम्परेचर दे करके और कांच की नली के जार में उसको हम वेपोरेशन के द्वारा उसको गिरा करके और फिर उसकी बूंदें प्राप्त करें और कहें हमने इसको डिस्टिलेशन कर लिया। ये कोई प्रोसेस नहीं था, मैटी ने ऐसा कुछ नहीं लिखा था। और जहां तक मैटी साहित्य की बात है, मैं एंजाइम्स की बात इसलिए कर रहा हूं कि मैटी जी ने इस बात की चर्चा नहीं की थी कि उनकी औषधियों में क्या है। मैटी जी ने इन दवाओं को तेज काम करने के नाते इसका नाम इलेक्ट्रो रखा था, जो बार बार आप लोग भी इस बात को स्वीकार करते हैं। लेकिन आज मैंने उस इलेक्ट्रो को इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट पर, इलेक्ट्रॉनिक वेग पर, एंजाइम्स की क्रियाशीलता पर, जो 1/300 सेकंड में एंजाइम्स की क्रियाशीलता बॉडी के हर आंग में पहुंचती है, मैंने उसके आधार पर एंजाइम्स की व्याख्या की और ये बताया है कि मैटी जी द्वारा चुने गए पौधों के एक्सट्रैक्ट में या जो निस्टेंदन हम निकालते हैं, जो उसका अर्क निकालते हैं, उस अर्क में पाए जाने वाले जो एंजाइम्स है वो हमारे शरीर की कोशिकाओं के एंजाइम से बिल्कुल मेल खाते हैं और आकर के हमारे शरीर में जिस एंजाइम्स की कमी होती है उसकी वो पूर्ति करते हैं। यही कारण है कि मैं बार बार एंजाइम्स थ्योरी का समर्थन करता हूं और उस पर बार बार जोर देता हूं, क्योंकि आज तक जितने भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के ज्ञाता हैं या जो मेरे ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं वो इस बात को बता नहीं सके कि इन दवाओं में क्या है जो इतनी तेज काम करती हैं। और मैंने या हमारे रमाशंकर जी की टीम ने अगर इस बात को साबित किया कि ये एंजाइम्स हैं, क्योंकि एंजाइम्स की जो प्रॉपर्टी है वो इन दवाओं की प्रॉपर्टी से मेल खाती है, एंजाइम्स की जो क्रियाविधि है वो इन दवाओं की क्रियाविधि से मेल खाती है, एंजाइम्स का जो मूवमेंट का, जो उनका इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट का जो उनकी वेलोसिटी है वो हमारे शरीर के अंदर जो एंजाइम्स पाए जाते हैं उनकी वेलोसिटी से मेल खाती है। और जिस ऑर्गन में जिस एंजाइम्स की कमी हो जाती है, जब हम औषधियों द्वारा उस एंजाइम्स को वहां तक पहुंचाते हैं तो हमारा वो अंग स्वतः स्टडी स्टेट में आ जाता है या और बॉडी को होम्योस्टेटिस में ले आता है। इसी नाते एंजाइम्स के इलेक्ट्रॉन के गति को लेकर के हमने इसमें इलेक्ट्रो और बॉडी के स्टडी स्टेट में बने रहने से यानी होम्योस्टेटिस में बने रहने से हमने इसको होम्यो शब्द से जोड़ा है और इसीलिए इसको इलेक्ट्रो होम्यो कहा गया। अब हम बात कर लेते हैं कि मैटी के साहित्य को फादर मूलर और उनके अनुयायियों ने तोड़ करके कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रोहोम्योपैथी बनाया और कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कंपाउंड मेडिसिन को बनाने के बाद जो 2-4 औषधियों को जोड़ करके उन्होंने कंपाउंड मेडिसिन बनाया और मैटी जी के सीरियल को तोड़ मरोड़ करके इधर की दवाएं उधर, उधर की दवाएं उधर उठा करके उन्होंने रख दिया और एक साहित्य की उन्होंने रचना कर दिया जिसका नाम उन्होंने दिया इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी।
और बाद में एक इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी या कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जो भी आप उसको कह लें, दोनों नामों से लोग उसको जानते हैं। ये कहने साहित्य रचने के बाद पूरे देश में, पूरे विश्व में क्षमा कीजिएगा, लाइट यहां चली गई है, मैं इसका लाइव प्रसारण आपको कुछ देर बाद फिर दूंगा। उसी से आगे मैं अपने आप को फिर जोड़ता हूं और आप सब लाइव रहें, क्योंकि बीच में लाइट चली गई थी तो मैं आपसे बातचीत नहीं कर पाया। तो मैटी के इस फॉर्मेशन को, इस फार्मूले को लोगों ने इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी में चेंज किया और उसी साहित्य में हेरफेर करके अनेक लेखकों ने अपनी अपनी किताबों में 2-4 लाइनों का परिवर्तन करके और इस साहित्य को आगे बढ़ाया। अगर आज हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी के मूल सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं, दवाओं के बनाने का विश्लेषण करते हैं, उनके फार्मूलों पर चर्चा करते हैं, तो हमारे साथी कहते हैं कि हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी के मैटी साहित्य को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। मान लिया कि मैं तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा हूं, तो मेरे इस तोड़ मरोड़ को हमारे हजारों साथी स्वीकार कर रहे हैं और वो अपने प्रयोग में लेकर के उसका परिणाम देख रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने 50 साल से उसको तोड़ा मरोड़ा नहीं, बहुत संभाल के रखा, अपने बंद बक्से में उसको 2-2 ताले लगा के रखा, उन्होंने अपने कितने अनुयायी बना लिए और उन्होंने जितने स्कॉलर्स बना करके इस देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथ तैयार किया, उनमें से कितने प्रैक्टिशनर्स उन्होंने तैयार किए। अगर मैंने पिछले 3 महीने में अगर 1000 साथियों को अपना ये संवाद सुनाया या 5000 साथियों को संवाद सुनाया, तो निश्चित रूप से कम 30% प्रैक्टिशनर तैयार हो गए। लेकिन जिन लोगों ने पिछले 50 साल से इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी के नाम पर बिजनेस किया, इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी को इलेक्ट्रो होम्योपैथी के नाम पर बेचा, जरा वो ईमानदारी से हमको बताने का प्रयास करें कि कितने प्रतिशत प्रैक्टिशनर्स उन्होंने देश में निकाले। हम कितना भी अच्छा पढ़ा लें, हम कितनी भी अच्छी किताब लिख लें, हम कितने बना लें, कितने भी अच्छे हम हाई फाई एसी के हॉस्पिटल तैयार कर लें, लेकिन अगर हमने प्रैक्टिशनर्स नहीं तैयार किया तो हमने कुछ नहीं किया। इस नाते हमारा पहला सिद्धांत, पहला मोटो ये है कि मैं अच्छी से अच्छी बातों को, सार्थक बातों को सरल भाषा में बता करके अपने प्रैक्टिशनर्स को तैयार कर सकूं, जिससे भारत में इलेक्ट्रो होम्योपैथी का नाम हो सके। क्योंकि सरकार जब इसको रिकॉग्नाइज करेगी तो आपके प्रैक्टिशनर्स को चाहेगी, वो अच्छे संस्थान या अच्छे पढ़ाने वाले या अच्छी किताबों को नहीं चाहेगी। पहले वो प्रैक्टिशनर्स देखेगी कि प्रैक्टिशनर्स आपके कितने हैं, नंबर ऑफ प्रैक्टिशनर्स में दवाओं की खपत कितनी हो रही है और रोगियों में इसके कितने प्रतिशत लाभ हो रहा है। और जब आप अच्छे परिणाम देंगे, अच्छे सार्थक परिणाम आएंगे, तो निश्चित रूप से आप सब इसके साक्षी होंगे। तो मैं एक बार फिर अपने उन तमाम सीनियर साथियों से क्षमा चाहूँगा यदि उनको लगता है कि मैं मैटी साहित्य को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा हूँ या मैटी जी को दार्शनिक बता रहा हूँ। मैंने दार्शनिक की भी परिभाषा आपको बता दी और वैज्ञानिक की परिभाषा भी बता दी। अब आपकी समझ में क्या आता है ये आप जानें। फिलहाल मैं अपने विद्वान साथियों के लिए लेक्चर नहीं दे रहा हूं, मैं अपने उन साथियों के लिए लेक्चर दे रहा हूं जिनको उन विद्वान साथियों ने भ्रम के जाल में अब तक लावारिस 50 साल से छोड़ रखा था, जो विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों की बैसाखी लेकर के चलने लगे थे। वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी से निराश हो चुके थे, उन्हें इलेक्ट्रो होम्योपैथी के कारनामों से बहुत दूर रखा गया था और ना ही वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी में अपने आप को सफल मान रहे थे। आज मेरे इस 20 अप्रैल के बाद लेक्चर लेने से मुझे इस बात की खुशी है कि पूरे देश से हजारों फोन कॉल्स मेरे पास आते हैं और जो साथी करते हैं वो इस बात के गवाह हैं कि अच्छे प्रैक्टिशनर्स इस देश में निकल के आने लगे हैं और यही प्रैक्टिशनर्स आने वाले 3-4 सालों में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की एक अच्छी नई ब्रांच के रूप में, एक नई फौज के रूप में देश के सामने आएंगे और हर संस्था अध्यक्ष को, हर काउंसिल बोर्ड के प्रेसिडेंट को या दवा बनाने वाली कंपनियों के मैनेजर को इन आने वाले नए चिकित्सकों का स्वागत करना चाहिए, बल्कि उनसे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। माना कि ये सब मेरे अनुयायी हैं या मेरे चाहने वाले हैं, लेकिन ये चाहने वाले इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के नाम पर ये अपनी सेवा करेंगे। इस नाते सभी सीनियर्स को, हमारे इस नए प्रैक्टिशनर्स को स्वागत करना चाहिए और उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए, उनको हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। अब आइए सामान्य बात के बाद हम बात करते हैं सियाटिका की। दरअसल सियाटिका को लोग सार्टिका या साटिका अनेक नाम देते हैं, जबकि उसकी स्पेलिंग है SCIA। तो सियाटिका है ये,
सियाटिका की शुरुआत संभवतः हमारे लंबर रीजन में, जो लंबर वर्टेब्रल कॉलम है, वहाँ पर जो सियाटिका नर्व होती है, इस नर्व पर कोई भी अचानक ब्रेक हो जाए, नर्व पर कोई ब्रेकेज आ जाए या रैप्चर्ड हो जाए, तो आगे के जहाँ तक वो पैर के अंगूठे तक जाती है, वहाँ तक में नर्व के जो सेंसिटिविटी है, या हम ये कह लें कि जो उसकी संवेदनाएं आती जाती हैं, वो संवेदनाएं रुक जाती हैं, जिससे उस तंत्रिका में या उस नर्व में हमको अचानक दर्द उठता है, पेन उठता है, झुंझुनाहट होती है, चिंचिड़ाहट होती है, तलुए में जलन होती है। और इसकी शुरुआत हमारे कमर से या हमारे हिप्स के पार्ट से होती है, जो पहले नीचे की ओर से फैलती हुई चली जाती है। इसके कारण कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत तेजी के साथ सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, स्टेयर्स पर अप डाउन कर रहे हैं बोझा लेकर के, तो जब आप सर पे बोझा लेकर के, खास तौर से मजदूर भाई लोग या जो श्रम ज़्यादा करते हैं, कंधे पर या सर पर बोझा लेकर के सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, या ट्रकों पर जो ये सामान उतारते हैं, उन लोगों को इस तरह की परेशानियाँ ज़्यादा देखी गई हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आदमी नंगे बेड पर या हार्ड बेड पर लगातार बहुत दिनों तक सोता है और किसी साइड में उसकी नस दब जाती है, इससे भी ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इससे हल्की सी सुसराहट होती है, हल्का फीवर भी आता है, और पेन कभी कभी अचानक बंद होता है और कभी कभी पेन अचानक बढ़ता है। जब कभी भी, और इसका एक कारण और भी होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, अगर कमर में या हिप पर इंजेक्शन लगाए जाते हैं, तो कभी कभी वो इंजेक्शन की जो निडिल होती है, वो जाकर के हमारे साइटिक नर्व को डिस्टर्ब कर देती है, पंच कर देती है, रप्चर्ड कर देती है, और उससे हमारे आगे के जो संवेदनाएं हैं या जो वहाँ पे नर्व का जो फंक्शन है या उनकी जो एक्टिविटी है, वो बंद हो जाती है। सेंसिटिविटी ऑफ नर्व्स में हमने आपको बताया था, और ये हमारे आने वाली बुक में भी आप इसकी चर्चा देखेंगे, मैंने उसकी चर्चा की है कि जो सियाटिक नर्व है, ये हमारे दोनों रीढ़ की हड्डी के अगल बगल जो नर्व हमारी स्पाइनल नर्व कॉर्ड होती है, वहाँ से निकल करके सियाटिक नर्व हमारे हिप से होती है, दोनों कूल्हों से होती हुई हमारे पंजे तक जाती है। तो पीछे के भाग में हमारे थाई के नीचे, जहाँ पर हमारी एल्बो होती है, वहाँ से ये नीचे तक जब इसमें संचार बंद हो जाता है, तो ब्लड सर्कुलेशन भी यहाँ पर प्रॉपर नहीं जा पाता है, और उसके आसपास लिम्फ चैनल ब्लॉक हो जाते हैं, जिससे ये दर्द बढ़ता जाता है। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोग आप सबके लिए मिला है। अभी हमारे एक साथी डॉक्टर RK दुबे छत्तीसगढ़ से, रायपुर से, उन्होंने आज मुझे फ़ोन किया, मैं बस में आ रहा था अपने क्लिनिक से, तो उन्होंने मुझको फ़ोन किया कि सर, जो आपने आर्थराइटिस में और बोन पेन में जो दवा बताई थी, वो मैंने साइटिका पे यूज़ किया और बड़ा अच्छा उसका रिस्पॉन्स है। मैंने उनको बधाई भी दिया। अब उसका कारण ये है कि चूँकि पेन की जो पेन किलर है हमारे पास इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में, वो यस5 और C7 है। अब यस5 और C7 के साथ अगर हम BE मिला देते हैं, तो कंप्लीट पेन किलर बन जाता है। अगर कहीं पर स्वेलिंग है, सूजन है, एब्सेस है, या रेडनेस आ गई है, तो जब हमारी नर्व रप्चर हो जाती है, तो जब हम यस5, C7 और BE इसका प्रयोग कराते हैं, और चूंकि अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी रीढ़ की हड्डी में हमारी लंबर जो वर्टेब्रल कॉलम है, वहाँ पे जो लंबर के कॉलम है, अगर उसमें कहीं पर डिस्क हमारी टूट गई है, या अचानक चटक गई है, या कहीं पर हमको चोट लग गई है कमर में या हमारे हिप्स पर, तो वहाँ पे जब वो नर्व रप्चर हो जाती है, तो उसके आगे भी ब्लड सर्कुलेशन ब्लॉक होता है। तो ऐसी दशा में हमको ये तय करना पड़ता है कि हम यहाँ पर दवा क्या दें। तो अब चूँकि CNS मेडिसिन, तो CNS आपको सिलेक्ट करना ही करना है। इसलिए सिलेक्ट करना है कि रोगी आपका मानसिक रूप से परेशान है, वो दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और उसका ध्यान रोग में लगा हुआ है, तो आपको CNS तो देने देना है। और CNS में यस5 C5 दोनों है, लेकिन इसके अतिरिक्त आपको CNS प्लस C7, और C7 के बाद आप उसमें जोड़ दीजिए BE। अब आपकी मेडिसिन बनी सियाटिका में CNS प्लस C7 प्लस BE। ये आपका पहला फार्मूला बना। दूसरे फार्मूले पर आप लीजिए, जहां पे आपको देना है यस1, L1, A3,
यानी जिसको आपने L2 बना रखा है, S1 L1 A3, ये आपका L2 बन गया है। तो L2 पर जब आप Ven2 लगा देते हैं, L2 प्लस Ven2, और फिर आगे आपको जोड़ना है उसमें F2, और फिर आगे आपको जोड़ना है P1। P1 क्यों जोड़ रहे हैं? हमको ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत अधिक देनी है, जिससे ब्लड हमारा साफ होता रहे, ब्लड प्यूरिफाई होता रहे, और ऑक्सीजन की के माध्यम से एनर्जी हमको उन कोशिकाओं के आसपास के रहे जहां पे नर्व रप्चर हुई है। इस नाते हम देंगे L2, F2, P1, ये 3 दवाएं मिलाकर के हम आप एक और मिक्सचर बनाएंगे। अब फिर से सुन लें, पहला फार्मूला हमारा बना CNS प्लस C7 प्लस B। इसका आपको 30-30 बूंद 30 ml में डाल के आपको पेशेंट को देना है, और पेशेंट को फिर 30-30 बूंद 1 कप पानी में 4 बार लेना है। ये पहला फार्मूला हुआ। दूसरे फार्मूले में हमने आपको बताया L2, F2 और P1, इसको आप 15-15 ड्रॉप 30 ml में पेशेंट को दीजिए, और पेशेंट से कहिए इसमें से 20-20 बूंद 3 बार निकाल के पिए। एक दवा 4 बार और एक दवा 3 बार। आमतौर से आप लोग कहते हैं ऊपर से लगाने को बताइए। हम ऊपर से या किसी कंप्रेस के बारे में हम आपसे बाद में चर्चा करेंगे, इस पर एक बहुत डिटेल चर्चा हम आपसे करेंगे। अभी फिलहाल हम सैटिका के इस केस में ऊपर से लगाने के लिए कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे। हमारे बहुत से साथी लाइन पर है, चूंकि एक बार बीच में लाइट चली गई, आप उस वीडियो से इस वीडियो को जोड़ करके देख लीजिएगा, दोनों वीडियो एक साथ कनेक्ट करके फिर आप पूरा सुनिएगा। हमारे अखंड प्रताप श्रीवास्तव जी हैं, धर्मवीर जी हैं लाइन पर इस समय, और दिनेश कुमार वर्मा जी हैं, मोइनुद्दीन शाह जी हैं, महेश बौद्ध जी हैं, नरोत्तम सिंह जी हैं, ये डॉक्टर सचिन त्यागी जी भी आ चुके हैं, सौरभ कुमार भी हैं, डॉक्टर प्रदीप पंडूरिया जी भी हैं। हमारे महेश बौद्ध जी कह रहे हैं सर क्या इसमें रक्त संचार रुक भी जाता है क्या? बिल्कुल रक्त संचार रुक जाता है। रक्त संचार इसलिए रुक जाता है कि बाय द वे जब हमारी कभी हमको चोट लग जाती है या झटके में वहाँ पे नर्व ब्रेक हो जाती है, तो उसके आसपास के जो टिश्यू होते हैं, वहाँ के जो वेन्स हैं, वो भी रप्चर्ड हो जाती है। तो स्वाभाविक है कि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन ब्लॉक होता है, और देखिए दर्द वहीं पे होता है जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन ब्लॉक होता है। जब तक ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर होगा तब तक हमको पेन महसूस नहीं होगा, हमको दबाने पर पेन महसूस नहीं होगा। जहाँ पर भी दबाने पे हमको पेन महसूस होता है या झटके में पेन होता है, पेन उठता है, गिरता है, मान के चलिए कि ब्लड सर्कुलेशन ब्लॉक हो रहा है उस ऑर्गन में, और हमको ब्लड सर्कुलेशन को भी ध्यान में रख के सैटिका को ध्यान देना पड़ेगा। बहुत अच्छा सवाल आपका था, इस नाते मैंने इसकी चर्चा कर लिया। सचिन त्यागी जी के बाद सौरभ कुलवर्ती जी हैं, प्रदीप पंडूरिया जी हैं। पीपल शुड लिसन, संभवतः एक सज्जन कुछ लिख रहे हैं, मैं उसको पढ़ नहीं पाया, प्लीज। बोर्ड इलेक्ट्रोहोम्योपैथी प्लीज शुड लिसन यू सर, ग्रेट एफोर्ट सर, ये लिख रहे हैं मिस्टर मकवाना भगवान। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पिछले वीडियो में भी जितने लोग थे, लक्ष्मी कुमारी भी इस समय हमारी एक बहुत ही अच्छी डॉक्टर हैं गुड़गांव की, ये कई दिन बाद लाइन पर हैं, इन्होंने भी हमारे इसको बड़ा ध्यान से सुना है। मुकेश खुंट जी भी लाइन पर हैं, दिलीप कुमार जी भी लाइन पर हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम आपसे फिर किसी नए रोग पर चर्चा करेंगे, और बिल्कुल आप घबराएं नहीं, मैं आपके साथ हूं। आपने जिनसे पढ़ा है, अगर उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया, आपके जो पूर्व के गुरु थे या जो पूर्व के आपके बताने वाले इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के जगत के जाने पहचाने धुरंधर लोग थे, अगर उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया है तो आप बिल्कुल भयभीत न हो। अनिल श्रीवास्तव सदैव आपके साथ हैं, आपके हर परेशानियों में साथ हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबसे मैं विदा चाहता हूं। अगले दिन इस बीच राय साहब यादव जी भी बहुत देर से आप लाइन पर आए, और महेंद्र सिंहकर जी हैं। रेडमी की संख्या ज़्यादा नहीं होगी सर क्या? नहीं, रेडमी की संख्या ज़्यादा तो नहीं है। मैंने आपको CNS प्लस C7 और B एक फार्मूला दिया है, दूसरे फार्मूले मैंने आपको L2, F2 और P1 दिया है।
तो कोई ज़्यादा संख्या नहीं है, ये तो बहुत मामूली संख्या। इतनी दवाइयाँ तो आपको देनी ही पड़ेंगी, क्योंकि ऑर्गन आपको टच करना है। क्योंकि नर्व ब्रेक होगी तो वहाँ पे पेरिफेरल नर्व होगी, तो उसके लिए हमने F2 दिया है। दर्द होगा तो C5 और A2 दिया है। CNS दिमाग उसमें लगेगा तो हमने CNS दिया है। ऑक्सीजन की सप्लाई तेज करना है तो हमने P1 दिया है। तो इतनी दवाएं तो कॉमन हो गई, इतना तो आपको देना ही देना पड़ेगा। पेशेंट से लड़ने के लिए आप सिंगल मेडिसिन का प्रयोग थोड़ी करेंगे। सिंगल मेडिसिन पर अभी कोई बहुत ज़्यादा प्रयोग या उस पर रिस्पॉन्स नहीं देखा गया है कि हम बहुत कम से कम मेडिसिन दें। तो अगर आपके सवाल समाप्त हो गए हो तो मैं भी आपसे विदा लूँ, क्योंकि आप सब ने बहुत अच्छा समय बिताया है मेरे साथ और आप सब लाइन पर हैं। तो अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैटेरिया मेड का भी मैंने आज समाप्त कर दिया है, यानी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी तथा मैटेरिया मेड का ये मैं आज समाप्त कर चुका हूं। और अब मैं आपके संक्षिप्त फार्मेसी को लिखूंगा और उसके बाद प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन पर मैं प्रवेश करूंगा। हमारे कई साथी कह रहे थे कि ये डॉक्टर श्रीवास्तव किताब लिखने का नाटक कर रहे हैं और लोगों से पैसा ऐंठ रहे हैं। तो भाई आप में से जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं, अगर उनके लगता है कि मैं आपके साथ बेईमानी कर रहा हूं, मैं ईमानदार नहीं हूं, तो आप सब अपने फ़ोन कॉल्स करके अपने पैसे मुझसे वापस ले सकते हैं। जिनको भी मेरी ईमानदारी पर शक हो और जिनको मेरी ईमानदारी पर विश्वास हो, वो प्रतीक्षा करें दिसंबर तक, आने वाली पुस्तक आपके हाथ में होगी। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सब मेरे साथ विश्वास के साथ बने हैं और अभी भी आप सब के एडवांस बुकिंग जारी है, क्योंकि बुक एडवांस ग्रुप में मैं आपका जब जिसका नाम फीड करता हूँ उसके पैसे या उसकी धनराशि मुझे उस दिन प्राप्त हो जाती है। तो आप सब के लिए एक संकेत है कि एडवांस ग्रुप में जिसके भी नाम आ जाते हैं वो ये समझ लें कि उनका पैसा मेरे पास सुरक्षित पहुंच चुका है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुभरात्रि। कल अगले लेक्शन में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक इंतजार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।